वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का पुनः एक बार राजनीति विज्ञान के लिए निर्मित इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और ख़ासतौर से परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं का जायजा लिया था और परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान को किन अर्थों और संदर्भों में ग्रहण किया जाता है उस पर विस्तार से बात की थी। तो आज हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के ऊपर चर्चा करेंगे कि किन किन चीज़ों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खासतौर से परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के बारे में हमने एक स्लाइड आपके सामने रखी है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्षेत्र से क्या तात्पर्य होता है और एक विषय का स्कोप हमें क्या चीज़ बतलाता है। इस चीज़ को जानना पहले बहुत आवश्यक है और ज़रूरी है। तो क्षेत्र से तात्पर्य होता है सामान्य रूप से एरिया या किसी विषय की परिधि कहाँ तक फैली हुई है, किसी विषय का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, अर्थात उस विषय की विषय वस्तु, यानी कि उसके अंतर्गत कौन कौन से विषयों का अध्ययन आता है, किन किन चीज़ों का, किन किन घटनाओं का अध्ययन उस विषय के अंतर्गत किया जाता है। ये सभी उस विषय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या उस विषय का क्षेत्र कहलाते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इस चीज़ को ही हम राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, ये हुई बात क्षेत्र की। अब क्षेत्र की जब भी बात होती है तो राजनीति विज्ञान में परंपरागत क्षेत्र राजनीति विज्ञान का और आधुनिक क्षेत्र, इन दोनों में अंतर किया जाता है। जी हाँ, परंपरागत क्षेत्र में जो चीज़ें अध्ययन में शामिल की जाती है आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, उसमें और भी कई सारी अन्य चीज़ें जोड़ दी गई हैं। यानी कि यहाँ से ये अर्थ निकलता है कि विषय क्षेत्र जो है, किसी भी विषय की अगर हम चर्चा करें तो वो एक स्थिर चीज़ नहीं है, वो परिवर्तनशील है। विषय के क्षेत्र में परिवर्तन हमेशा से होता रहता है और ये हमेशा बढ़ता रहता है। नई नई चीज़ें अध्ययन के अंतर्गत शामिल की जाती हैं और की जानी भी चाहिए, और ये विषय की गत्यात्मकता को बनाए रखती हैं और विषय में एक जीवन या प्राण को बनाए रखती हैं। नए नए अध्ययन क्षेत्रों की खोज हमेशा से हर विषय की एक केंद्रीय उद्देश्य रहा है और इसी के आधार पर उस विषय का विकास होता है। तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान भी इससे अछूता नहीं है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का भी निरंतर विकास होता जा रहा है और नई नई चीज़ों को अध्ययन के अंतर्गत शामिल किया जाता रहा है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परंपरागत क्षेत्र के अंदर नहीं थी। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक क्षेत्र के अंतर्गत या उसकी विषय परिधि के अंतर्गत खासतौर से आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसका अध्ययन हम जब राजनीति विज्ञान के आधुनिक क्षेत्र पर बात करेंगे उसके अंतर्गत हम उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र की, यानी परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन आता है। तो ये उम्मीद है यहाँ पर आपको राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से या किसी भी विषय के क्षेत्र से क्या तात्पर्य होता है ये चीज़ समझ में आई होगी। अब एक चीज़ और आपको समझ लेनी चाहिए कि किसी विषय के क्षेत्र की जब हम चर्चा करते हैं, किसी विषय के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड नहीं होती, यानी कि बिल्कुल शार्पली डिसाइडेड नहीं होता है कि यहाँ पर इस विषय की सीमा है और उसके आगे किसी अन्य विषय की सीमा है। अमूमन ये जो विषय क्षेत्र होता है एक दूसरे से मिश्रित होता है और इसी को हम अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी संकल्पनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं जो किसी अन्य विषय के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, किंतु जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं या किसी भी अन्य सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो ऐसे सिद्धांतों, ऐसी संकल्पनाओं का प्रयोग किन्हीं विषयों के द्वारा भी किया जा सकता है, चाहे वो किसी अन्य विषय के विषय वस्तु के अंतर्गत आती हो। तो कहीं ना कहीं ये एक आधुनिक राजनीति विज्ञान के एक संकेत के रूप में इसको लिया जाता है, जिसमें अंत अनुशासनात्मकता की बात की जाती है, यानी कि अन्य विषयों की मदद भी अपने अध्ययन में ली जाती है। और ख़ासतौर से जब व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ हुई थी, यानी कि सामाजिक विज्ञानों को आधुनिक बनाने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ था, तो उस समय इस अंत अनुशासनात्मक ताकि काफ़ी बात जोर जोर से की जाती थी और ये एक आधुनिक सामाजिक विज्ञानों का भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें अंत अनुशासनात्मकता को प्रधानता दी जाती है। यानी कि अपने अध्ययन में
अपने सिद्धांतों के निर्माण में अन्य विषय के सिद्धांतों और संकल्पनाओं का प्रयोग भी अमूमन किया जाता है। तो ये एक सामान्य लक्षण हर सामाजिक विज्ञान का आधुनिक संदर्भों में देखा जाता है। तो ये चर्चा हम लोग आधुनिक राजनीति विज्ञान के ऊपर जब उसकी परिभाषा और अर्थ और उसी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के लक्षणों पर जब हम चर्चा करेंगे तो इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर उम्मीद है कि मुझे ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उसके अध्ययन विषय कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा आपको पूर्व में विदित है और हमने चर्चा भी की है कि राजनीति शास्त्र की जो परंपरा है यूनान से प्रारंभ मानी जाती है, और इस कारण राजनीति शास्त्र की शुरुआत भी हमें यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से मानी जाती है। पोलिस का तात्पर्य होता है नगर राज्य, यानी कि नगर राज्य की गतिविधियों से संबंधित विषय को ही, गतिविधियों को ही राजनीति के रूप में यानी कि पॉलिटिक्स के रूप में कहा गया, और उस पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण ही हमारा राजनीति विज्ञान है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो समस्त गतिविधियां नगर राज्य से संबंधित होती, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी तरह की सभी गतिविधियों को उस समय यानी कि तात्कालिक यूनान में अरस्तु और प्लेटो के समय में राजनीति का विषय माना जाता था। हालांकि आज के आधुनिक संदर्भ में हम राजनीति को अन्य सामाजिक क्रियाओं यानी कि आर्थिक संबंधों से या आर्थिक क्रियाओं से, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं से इनसे भिन्न मानते हैं, किंतु तात्कालिक यूनान में यानी कि अरस्तु और प्लेटो के समय में इस तरह से का कोई भी विभिन्नता हमें देखने को नहीं मिलती। इस तरह से समस्त गतिविधियां जो भी नगर राज्य से संबंधित होती थी उन सभी को सामूहिक रूप से पॉलिटिक्स नाम से संबोधित किया जाता था, और इस तरह से अरस्तु ने अपने ग्रंथ का नाम भी पॉलिटिक्स रखा, जिससे आगे चलकर पॉलिटिकल साइंस विषय शब्द जो है निःसृत हुआ है। अब स्पष्ट है कि प्रारंभ में राजनीति शास्त्र का पॉलिस से संबंध मानते हुए, जिसका कि स्पष्ट है कि राज्य का जो उस समय के परंपरागत दृष्टिकोण से अगर पॉलिस शब्द से राजनीति शास्त्र का उत्पन्न हुआ है शब्द, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति क्योंकि राजनीति विज्ञान पॉलिस से हुई है, तो निश्चित है कि सारी जो गतिविधियां थी वो सारी की सारी गतिविधियां उसका क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। यानी कि जब राजनीति विज्ञान को नगर राज्य से संबंधित सभी गतिविधियों का अध्ययन माना गया, उन सभी गतिविधियों को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो ये तो बात थी यूनान की, जहाँ पर नगर राज्य से संबंधित समस्त गतिविधियों को राजनीति विज्ञान का क्षेत्र माना गया। वहीं अगर हम बात कर लें भारत के संदर्भ में या पूर्वी की तरफ की अगर हम बात करें, तो भारत के संदर्भ में अगर खास तौर से हम बात करें तो यहाँ पर राजा का जो कार्य होता था और राजा जो प्रजा के सर्वांगीण कल्याण के लिए जो कार्य करता था, उन सभी गतिविधियों को राजनीतिक का विषय क्षेत्र माना जाता था। और राजनीतिक विषय ग्रंथों में आचार शास्त्र यानी कि किस तरह के कार्य राजा को करने चाहिए आदि जो विधान शास्त्र हैं उनको भी राजनीति का एक क्षेत्र माना गया। और हम जानते हैं कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसको हम राजनीति का एक काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं, जिसमें कि सारी गतिविधियों के राजा को दंड नीति का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए इसका बड़ा व्यापक वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो वो भी पूर्व में अगर माना जाए तो वो भी सभी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की गतिविधियाँ, खासतौर से अगर यूनान की बात करें तो जो नगर राज्य से संबंधित होती थी परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। तो ये तो हुई थोड़ी पुरातन बातें। उसके बाद में जब हम मध्य युग की तरफ आते हैं तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र को हम कुछ शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी कि स्पष्ट रूप से हम उसका थोड़ा बहुत विभाजन कर सकते हैं कि किन किन विषयों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि बिंदु देख सकते हैं। सबसे पहले राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। अब सामाजिक विज्ञान, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, यानी कि समाज में रहने वाले मानव का अध्ययन करता है। अब आप आज की तारीख में यानी कि वर्तमान में देख सकते हैं कि समाज में रहने वाले मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है, उसकी सामाजिक संबंधों का, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। ठीक इसी तरीके से उसके राजनीतिक संबंधों का, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन राजनीति विज्ञान के द्वारा किया जाता है। तो इसी कारण जो है राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में रखा जाता है। अब मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसका समस्त अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ राजनीति विज्ञान
जो है अधिकारों, राज्य के प्रदेशों के कर्तव्य, मनुष्य एवं राज्य के संबंधों का भी व्यापक अध्ययन करता है। अब ये न केवल मनुष्य के साथ के राजनीतिक संबंध या मनुष्य और संगठनों के राजनीतिक संबंध, अपितु मनुष्य यानी कि एक राज्य के अंतर्गत रहने वाले मनुष्य और राज्य के साथ के उसके संबंधों का भी व्यापक तरीके से अध्ययन करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन प्रमुख रूप से राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र में आता है। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध विद्वान कैटलिन ने ठीक ही कहा है कि राज्य नियंत्रक और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है, यानी कि सत्ता और प्रजा के व्यापक संबंधों का अध्ययन को कैटलिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय क्षेत्र बताता है। देखते हैं दूसरा बिंदु, राज्य का अध्ययन। जी हाँ, राज्य, जैसा कि आपने पूर्व के व्याख्यान में पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान का अंत राज्य के साथ ही होता है। राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ राज्य के साथ होता है, यानी कि राज्य की परिधि के भीतर ही राजनीति विज्ञान का जन्म होता है और वहीं उसका अंत होता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य के साथ में बहुत ही गहन रूप से जुड़ा हुआ है और इसी को यहाँ पर उसके क्षेत्र के रूप में यहाँ पर रखा गया है कि राजनीति विज्ञान वास्तव में राज्य का अध्ययन है, यानी कि राज्य की जो समस्त क्रियाएं हैं, गतिविधियाँ हैं, जो भी उसका संगठनात्मक ढांचा है, जिसके माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है, वो सब की सब राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर गुडनाव के विचारों को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। वो ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य नामक संस्था का अध्ययन है। जी हाँ, अगर हम राज्य नाम की संस्था की बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही व्यापक एक संस्था है। हालांकि ये अमूर्त है, लेकिन राज्य के संगठन के अंतर्गत हम बहुत सारे ऐसे संगठन देख सकते हैं जिसके माध्यम से शासन और सत्ता का कार्य किया जाता है, निर्णय लिए जाते हैं, सहमति ली जाती है। तो ये सभी की सभी जो गतिविधियाँ, ये सभी की सभी जो संगठन है, वो सब की सब राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गुडनाव कहते हैं कि जहाँ अन्य शास्त्र जैसे विधि शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, वहीं राजनीति शास्त्र राज्य के सांगोपांग अध्ययन करता है, यानी कि राज्य का संपूर्णता में अध्ययन करता है। जहाँ विधि शास्त्र केवल राज्य के विधि कार्य को अध्ययन करते हैं या अर्थशास्त्र केवल आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान क्योंकि राज्य के साथ गहनता से जुड़ा हुआ है, अतः वो राज्य का सांगोपांग अध्ययन उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही वो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ही रूप का अध्ययन करता है कि राज्य इतिहास में कैसा रहा था, राज्य वर्तमान में कैसा है और राज्य भविष्य में कैसा होगा। इन सभी चीज़ों का अध्ययन राज्य के अंतर्गत आता है, ऐसा गुडनाव के विचारों में हमें देखने को मिलता है। राज्य की निरंतर विकास संस्था राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आती है और राज्य के गुणों के आधार पर वर्तमान राज्य का गठन किया जाता है, भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। देखिए, राज्य के अंतर्गत भिन्न भिन्न संस्थाएं विकसित होती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं, नई बनती रहती हैं। वो सब की सब संस्थाएं, अब जैसे हम बहुत सारी संस्थाएं जैसे मानव अधिकार आयोग है, महिला आयोग है, जो कि व्यापक रूप से जनमानस की समस्याओं के साथ संबंधित होती हैं। तो ये सभी की सभी जो संस्थाएं जो राज्य का एक ढांचे को अभिव्यक्त करती हैं, सभी की सभी संस्थाएं लगभग राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अध्ययन के विषय के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान निश्चित रूप से एक राज्य का अध्ययन है और राज्य की सभी संस्थाओं का अध्ययन उसके अंतर्गत शामिल होता है। अध्ययन हम चलते हैं तीसरे बिंदु की ओर, जो कि है सरकार का अध्ययन। जी हाँ, राज्य की हमने चर्चा की कि राज्य के समस्त संगठन, समस्त गतिविधियाँ का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का विषय है, किंतु यहाँ एक समझने वाली चीज़ ये है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, यानी कि वो मूर्त रूप में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कि हम देख सकते हैं या जिससे हम मिल सकते हैं, बल्कि एक संकल्पना है। राज्य को एक संकल्पना के रूप में समझा जाता है और राज्य के नाम पर जिस चीज़ का सामना हमें करना होता है वो होती है सरकार। हमारी अगर कोई मांगे है, हमारी कोई शिकायत है, हमारा कोई समर्थन है, हमारा कोई विरोध है, तो वो सरकार के साथ होता है। सरकार एक मूर्त संस्था होती है, यानी कि सरकार से हम मिल सकते हैं, सरकार से हम बातचीत कर सकते हैं, सरकार के सामने अपने मुद्दों को, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं और सरकार का हम विरोध भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को जनता के द्वारा बदल भी दिया जाता है, जबकि राज्य को नहीं बदला जाता किंतु सरकारों को बदला जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि सरकार जो है काफ़ी एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है और इसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकार के सिद्धांत क्या हैं, सरकार का गठन किस तरह से होना चाहिए, बेहतर सरकारें कैसी हो सकती है या सरकार का क्या स्वरूप हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे सरकार को चुना जाए किस तरह से चुना जाएगा, यह सरकार की अभिव्यक्ति किस तरह से होगी, सरकार किस तरह से कार्य करेगी, किन सिद्धांतों का वो पालन करेगी, सरकार और जनता के बीच में किस तरह के संबंध होंगे, किस तरह के निर्णयात्मक
प्रक्रियाएं होंगी, ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं जो सरकार के अध्ययन से संबंधित हैं, तो निश्चित रूप से ये सभी की सभी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनीति शास्त्र में सरकार के संगठन एवं क्रियाकलाप का अध्ययन होता है, और प्रसिद्ध विद्वान क्रोशे ने इन विचारों को भी स्पष्ट रूप से आधार प्रदान करते हैं कि उनके लिए कल्पना की आवश्यकता की खोज में है, वो राज्य सरकार के अलावा कुछ नहीं है, और सरकार में उसे पूर्ण मूर्त रूप प्राप्त होता है। बेसिकली जिस चीज़ की यहाँ पर क्रोशे बात करना चाहता है वो है कि राज्य चूँकि अमूर्त संस्था है, अतः सरकार ही एक ऐसा जीवंत यंत्र है जिसके माध्यम से हम बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार का कार्य किस रूप में होगा, या सरकार की समस्त जो गतिविधियाँ होती हैं, चाहे सरकार को चुना जाना हो या सरकार को हटाया जाना हो, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का मुद्दा हो या अन्य समूहों के साथ चर्चा हो, और सरकार की निर्णयात्मक उसमें जो भूमिका है, ये समस्त जो चीज़ें हैं सरकार के गठन से लेके उसकी कार्यप्रणाली, उसके हटने की और नई सरकार बनने की समस्त जो प्रक्रियाएं हैं जो सरकार से संबंध रखती हैं, साथ ही सरकार का जो जनता के साथ संबंध होता है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये राजनीति विज्ञान के परंपरागत विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं चौथे बिंदु की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। जी हाँ, परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ये माना जाता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी राजनीति की प्रमुख एक विषय वस्तु है। प्राचीन काल से इस बात को हमेशा से स्वीकार किया जाता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि हम एथेंस के संदर्भ में देख सकते हैं कि एथेंस और स्पार्टा जो हमेशा युद्धरत अवस्था में रहते थे, यूनान की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे वो भी इस राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। उसी तरह से अगर हम पूर्व की ओर देखते हैं तो यहाँ पर भी हम पाते हैं कि मनुस्मृति के अंतर्गत या कौटिल्य के अंतर्गत पर राष्ट्रों के साथ किस तरह के संबंधों का संचालन किया जाएगा, इसका बहुत ही व्यापक और सैद्धांतिक और वैज्ञानिक अध्ययन हमें देखने को मिलता है। तो इस बात को प्रकट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है वो निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है और हमेशा से शामिल रहा है, और निश्चित रूप से ये राजनीति विज्ञान का एक अभिन्न अंग रहा है। हालांकि कुछ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को एक पृथक डिसिप्लिन के रूप में, एक अलग अनुशासन के रूप में, एक अलग विषय के रूप में अध्ययन के लिए स्वीकार किया जाता है, परंतु फिर भी ये व्यापक रूप से देखा जाए तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, और निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को एक प्रमुख पेपर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना होता है। तो यहाँ पर हमने आज जो चर्चा की वो कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, इन चीज़ों का हमने जायजा लेने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा, और अगर इस विषय से संबंधित, इस वीडियो व्याख्यान से संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, फ़ोन भी आप कर सकते हैं। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए सदैव आपके लिए उपस्थित रहेंगे। तो समय अनुकूल अवसर पर आप निश्चित रूप से प्रश्न कर सकते हैं, और हमें आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के साथ, जिसके अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण से क्या परिभाषाएं हैं, क्या उसका अर्थ है, और उस साथ ही साथ राजनीति विज्ञान के आधुनिक क्षेत्र के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, उन चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।